न्यूयॉर्क का मेडिसन स्क्वायर गार्डन, जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण से लोगों का दिल जीत लिया। पूरा स्टेडियम ही मोदी मोदी के नारे से गूंज उठा। मेडिसन स्क्वायर गार्डन में मोदी के स्वागत में उमड़े हर एक भारतीय को गर्व का एहसास हो रहा था। वहीं मोदी के इस कार्यक्रम से पहले मेडिसन स्क्वायर गार्डन के बाहर हुई एक घटना ने भारतीय पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े कर दिए। मशहूर और प्रतिष्ठित पत्रकार राजदीप सरदेसाई और मोदी समर्थकों के बीच झड़प ने मीडिया समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। इसी के चलते उसे कुछ शक्तियां भी हासिल हैं। लेकिन समय समय पर पत्रकारों के चलते पूरी पत्रकारिता ही सवालों के घेरे में आ जाती है। सवाल उठता है कि राजनेताओं को राजधर्म का पाठ पढ़ाने वाले इन पत्रकारों का कोई राजधर्म नहीं? क्या ये स्वस्थ पत्रकारिता का नमूना है? किसी खास एजेंडे के काम करते हैं पत्रकार? शक्तियों का करते हैं गलत इस्तेमाल? नैतिकता में पत्रकारिता। उसके बाद फिर जो है जिया न्यूज के खास कार्यक्रम राज चक्र में आपका स्वागत है। मैं सेनविरोध आज अपने खास कार्यक्रम में चर्चा करूंगा न्यूयॉर्क में हुई एक ऐसी घटना जिसने मीडिया की नैतिकता पर सवाल उठा दिए हैं। जी हाँ, एक पत्रकार की जिम्मेदारी होती है कि वो खबरों को सही और विश्वसनीयता के साथ सबके सामने लाए। पत्रकारिता हमेशा से ही एक मिशन रहा है, लेकिन कुछ पत्रकार इसे एक व्यवसाय के रूप में भी इस्तेमाल करते आ रहे हैं। पत्रकार की जिम्मेदारी होती है कि वो निष्पक्ष होकर पत्रकारिता करे, लेकिन कुछ पत्रकारों पर किसी खास एजेंडे के तहत पत्रकारिता करने के आरोप लगते रहे। मेडिसन स्क्वायर के बाहर राजदीप सरदेसाई के साथ हुई घटना में भी कुछ इसी ओर इशारा कर रही है। राजदीप का मोदी के विरोध में रिपोर्टिंग करना, मोदी समर्थकों को रास नहीं आया, इस मसले पर भी सियासत शुरू हो गई, लेकिन इससे पत्रकारिता की छवि को तो नुकसान पहुंचाई है। राज चक्र में आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। इसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल नरेंद्र जी, राकेश कपूर जी, टीके राजलक्ष्मी, और नागपुर से मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मनोहर अंधारे, और मुंबई से हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार प्रताप थोराट जी। तो चलिए शुरू करते हैं राज चक्र में आज का सफर नैतिकता पत्रकारिता की। बात शुरू करने के पहले देखते हैं कि आखिर मेडिसन स्क्वायर में ऐसा क्या कुछ हुआ जिसके बाद पत्रकार राजदीप सरदेसाई हाथापाई पर उतर आए। एक प्रतिष्ठित भारतीय पत्रकार को मोदी समर्थकों से आखिर इतनी दिक्कत क्यों खड़ी हो गई जिससे उन्हें अपना आपा खो दिया। राजदीप ने पत्रकारिता को किया बदनाम, मोदी के समर्थक से की हाथापाई। अपनी पत्रकारिता से मीडिया में अपनी एक खास छवि बनाने वाले राजदीप सरदेसाई की एक हरकत ने उनके साथ साथ मीडिया समाज को भी धूमिल कर दिया। न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर के बाहर राजदीप सरदेसाई मोदी समर्थकों से कुछ सवाल पूछ रहे थे, लेकिन कुछ ही देर बाद राजदीप ने एक शख्स से अपशब्द कहना शुरू कर दिया, जिसके जवाब में राजदीप को भी अपशब्द ही कहे गए। लेकिन इसके बाद अपना आपा खोते हुए राजदीप ने उस शख्स पर हाथ ही उठा दिया, और इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने है।
राजदीप की हरकत की हो रही है आलोचना। एक पत्रकार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक के साथ इस तरह की हाथापाई की हर ओर आलोचना हो रही है। हालांकि एडिटर्स गिल्ड ने एक पत्रकार पर हुए हमले की निंदा की है और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की भी बात की है। वहीं इस घटना को लेकर हर ओर आलोचना का शिकार हो रही हैं राजदीप सरदेसाई। उन्होंने सफाई दी और खुद का बचाव भी किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि उन्होंने पहले मुझे मारा और भद्दी भाषा बोली जब मैं कैमरे पर सवाल पूछ रहा था। फिर उन्होंने चुनकर कुछ खास हिस्से का वीडियो जारी किया, रूल ऑफ द मॉब। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब राजदीप सरदेसाई के साथ कोई विवाद जुड़ा हो। कैश फॉर वोट कांड के समय भी राजदीप सरदेसाई की कार्यशैली पर सवाल उठ चुके हैं। राजदीप ने कैश फॉर से जुड़ा एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। खास बात ये रही कि इस स्टिंग ऑपरेशन को टेलीकास्ट ही नहीं किया गया और जब कुछ दिन बाद भारी दबाव के बाद ये खबर दिखाई गई तो एक छोटा सा हिस्सा ही सामने आया। इस मामले में राजदीप पर कुछ नेताओं को बचाने का आरोप भी लगा। पैसा जो होता है ना, आदमी के पास पैसा आता है, क्लास नहीं आता। कुछ लोगों के पास क्लास कम है। कहते हैं कि पत्रकारिता की बुलंदियों पर पहुंचे राजदीप पर उनकी काबिलियत से ज्यादा पारिवारिक प्रतिष्ठा का फायदा ज्यादा रहा है। उन पर एक राजनीतिक एजेंडे के तहत पत्रकारिता करने के आरोप भी लगते रहे हैं और अब मेडिसन स्क्वायर के बाहर हुई इस हरकत ने राजदीप के साथ साथ पत्रकारिता की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। तो आज हम चर्चा करेंगे बड़ी पीड़ा के साथ, दर्द के साथ, अपनी ही बिरादरी के कुछ सदस्यों के कथित रूप से विवादित आचरण के कारण जिसके कारण अनेक सवाल खड़े हो गए हैं पूरी की पूरी पत्रकारिता पर, भारतीय पत्रकारिता पर। हम आत्मकथन करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, अपने गिरेबान में झांकेंगे कि क्या हम सचमुच अविश्वसनीय बन गए हैं? क्या सचमुच हमारी कार्यशैली ऐसी है जिस पर सवालिया निशान उठ सकते हैं? क्या सचमुच हम निष्पक्ष नहीं रह गए हैं, हम पक्षपात करने लगे हैं? ये सवाल हमारे जहन में खड़े हो गए हैं। हम अपने गिरेबान में झांकेंगे आज। मैंने जैसे पहले कहा, ये चर्चा आज हम अपनी उस बिरादरी पर कर रहे हैं जिसे बड़े गर्व से, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, और हम बड़े ही गर्व के साथ समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए हम ये कहते हैं, दावा करते हैं कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के एक सम्मानीय सदस्य हैं। तो फिर क्या कारण है कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी आलोचना हो रही है, हमें अविश्वसनीय बताया जा रहा है, हमें हमारी निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और हमारी कार्यशैली पर भी ये होता है। और तो और पूरी की पूरी हमारी जो नैतिकता है उसकी कसौटी पर हमें कसा जा रहा है, कहा जा रहा है कि हम नैतिक नहीं रह गए हैं। हमारे साथ दो यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार लोग मौजूद हैं, हम उनकी राय जानेंगे और सीधे हम यह इस निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेंगे कि क्या सचमुच जो आरोप हमारे ऊपर लग रहे हैं वो सही है या फिर किसी एक योजना के तहत षड्यंत्र रच करके पूरी की पूरी पत्रकारिता को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अनिल नरेंद्र जी, अभी ये जो मुद्दा सामने आया है और न्यूयॉर्क में मेडिसन स्क्वायर के बाहर भारत के एक लब्ध प्रतिष्ठित पत्रकार राजदीप सरदेसाई के मामले को लेकर के जो खबरें आई, पहले तो खबरें आई उनके साथ वहां एक मोदी समर्थक ने या यूं कह ले कि एक एनआरआई ने बदसलूकी की, अपशब्द कहे, हाथ उठाया और उसके जवाब ये फले खड़े। बाद में खबर ये आई, ये दावा किया गया और सोशल मीडिया में भरा पड़ा है, वीडियो क्लिपिंग्स भरे पड़े हैं कि वस्तुतः पहल राजदीप सरदेसाई ने की। उन्होंने पहले अपशब्द कहा और उन्होंने हाथ उठाया, लेकिन अब जो सफाई दी है राजदीप सरदेसाई ने स्वयं कि जो वीडियो जारी किया गया वो एडिटेड है। उनको कह रहे कि पहले मुझे अपशब्द कहा गया, मुझे मारा गया और तब मैंने रिटेलिएट किया। ये हो जाए। अब इससे कैसे सच्चाई पर कैसे पहुंचा जाए और ये क्या कारण, जितना विवाद हुआ ये कहा जा रहा है कि पूर्व राजदीप सरदेसाई के माध्यम से पूरी की पूरी भारतीय पत्रकारिता कलंकित हुई है, लांछित हुई है। तब ऐसी स्थिति में हम क्या करें और कैसे सफाई दें? देखिए विनोद जी, जी सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा जी
कि हिंसा जी को किसी भी प्रकार का माध्यम बनाया जाए अपने उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए, जी उसको सख्त शब्दों में कंडम करना चाहिए। जी पर इस केस में जो मैंने वीडियो क्लिपिंग्स देखी हैं, जी और वो ऐसा नहीं लगता कि वो एडिटेड हैं जैसे अब राजदीप सरदेसाई कह रहे हैं, जी क्योंकि सबसे पहले इन्होंने उसे कहा कि यू आर एन एसहोल, उसने कहा नो यू आर एन एसहोल। इसके बाद जब और कोई शब्द एक्सचेंज हुए तो राजदीप लपके उसकी तरफ। तो जो पहल हुई है वो मुझे तो बड़ा क्लियर लगता है कि राजदीप की ओर से हुई है। ये कतई मीडिया पर हमला नहीं माना जा सकता। दूसरी बात ये है, हम इनसे ऊपर उठ के थोड़ा सोचें हैं। देश का प्रधानमंत्री जी वहां पर गया हुआ है, वो बीजेपी का अध्यक्ष नहीं है, देश का प्रधानमंत्री है। आप उसको प्रधानमंत्री की कवरेज करने के लिए, देश की कवरेज करने के लिए आप वहां गए हुए हैं। जी आप स्टार्ट से ही नेगेटिव क्वेश्चनिंग करते हैं। तुमको यहां आने का किसने खर्चा दिया? 2002 के दंगे पर तुम्हारा क्या कहना है? ये बताइए कि आप इस लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग करके क्या साबित करना चाह रहे हो? आप प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री की अमेरिका जैसी महत्वपूर्ण विजिट को अंडरमाइन करना चाहते हो। तो इनका तो शुरू से ही एजेंडा ये रहा कि भाई ये इनकी छवि है कि एंटी मोदी हैं। पर एट द सेम टाइम थोड़ा प्रधानमंत्री जी की इसी तरफ से भी मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने भी मीडिया से बहुत दूरी बना रखी है। तो उनको मीडिया से इंटरेक्ट ज्यादा करना चाहिए। और एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगा विनोद जी, अगर आप कहें जी कि देखिए मीडिया में आजकल कॉरपोरेट घराने आ गए हैं लगभग बहुत से मीडिया में जी, और उन कॉरपोरेट घरानों का अपना एजेंडा होता है। तो कई बारी जो वरिष्ठ पत्रकार होते हैं उनको उस एजेंडे पे चलने के लिए मजबूर किया जाता है। नहीं जी, यहीं पर मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, बड़ी अच्छी बात आपने कही, और ये एक खतरनाक संकेत भी है पूरे के पूरे पत्रकारिता के लिए। जिस संस्थान को अभी राजदीप सरदेसाई रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसकी तरफ से वो अमेरिका गए हैं, आपको ये पूरी घटना हुई दूसरे चैनल ने दिखलाया, उसमें भी सभी ने दिखलाया, लेकिन उस संस्थान के अंग्रेजी, हिंदी, मराठी किसी भी चैनल ने उस संस्थान को नहीं दिखलाया, बायकॉट किया। आखिर इसके पीछे क्या मंशा है? एक बड़े राजदीप सरदेसाई कोई, मैं पत्रकार होता है, छोटे बड़े की बात नहीं करता है, लेकिन उनकी एक प्रतिष्ठा है, उनका एक ऑरा है। उनके साथ घटना होती है, दूसरे चैनल दिखलाते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन स्वयं वह ग्रुप नहीं दिखलाता है। जो आपने कही कॉर्पोरेट घराने के प्रवेश की बात, ये शायद उसी का एक हिस्सा हो। बिल्कुल, मैं तो उसी का हिस्सा मानता हूं जी। देखिए, पहले ये IBN 7 में थे दोनों जी पति पत्नी जी, वहां से जब इनको हटाया गया जी, या ये इन्होंने छोड़ा जो भी है, जी, उसके बाद एक और कॉरपोरेट घराने ने इनको रख लिया। अब मुझे नहीं मालूम कि जिन्होंने रखा है उनका क्या एजेंडा है। इसलिए कभी तो वो इंडिया इंक का बड़ा भारी समारोह करते हैं और उन्हीं के इतने वरिष्ठ जो है पत्रकार वो जाके वॉशिंगटन में और अमेरिका में तमाशा करते हैं। तो मुझे नहीं मालूम कि भाई क्या उनका वो है एजेंडा। नहीं, तमाशा क्या, चलिए ये तमाशा क्या। अब मेरा साहब चलते हैं सीधे, एक वरिष्ठ पत्रकार TK राजलक्ष्मी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हम उनसे पूछते हैं, राजलक्ष्मी जी, अभी आपको ये सारी घटना की जानकारी है और अभी ये जो सामने बात है, एक महत्वपूर्ण बात ये आई, अभी हमारे अनिल अनंत जी वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि उन्होंने जाकर वहाँ तमाशा किया। मैं इस बात से तो सहमत हूँ, और कोई भी होगा, कि वो प्राइम मिनिस्टर के कवरेज के लिए अमेरिका गए। वहाँ उन्हें प्राइम मिनिस्टर वो देश का प्रतिनिधि होता है, वो कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। उनकी प्रतिष्ठा का ख्याल उन्हें रखना चाहिए था, और पूरे देश की प्रतिष्ठा का ख्याल रखते हुए कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन उसके साथ ही साथ सवाल यह भी उठता है कि क्या एक पत्रकार के रूप में किसी को
वहां के प्रतिक्रिया लेने का हक है कि नहीं, लोगों के विचार जानने का हक है कि नहीं, जो राजदीप सरदेसाई ने किया। ऐसे में क्या राजदीप सरदेसाई अपने पत्रकारीय कर्तव्य का निष्पादन कर रहे थे या किसी खास एजेंडा के तहत वो प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर आक्रमण कर रहे थे? जी देखिए, ऐसा है, यहाँ पे 2-3 बातें कही भी गई हैं। जी, जी। तो ये जो जहाँ तक मतलब प्रतिष्ठा का सवाल है, मोदी जी के प्रतिष्ठा को कम करने का सवाल है, मुझे नहीं लगता है कि वो कोई खास जो है एजेंडा लेके गए थे यहाँ से कि उनकी प्रतिष्ठा को कम करना है। ऐसी कोई बात नहीं। जो है वो क्लिप्स जो है मैंने भी देखा, और जो है मुझे नहीं लगा कि उन्होंने शुरू से उनका जो एटीट्यूड जो है एग्रेशन की तरह रहा या कोई एंटी जो है गवर्नमेंट की तरफ था। ऐसा तो जो है मुझे नहीं लगा, क्योंकि कुछ जो है प्रोवोकेशन रहा था, कुछ हुआ था प्रोवोकेशन। क्यों वो करेंगे? क्यों जाके अपनी मीडिया का भी जिस संस्था को वो को रिप्रेजेंट करते हैं, वो उसका नाम क्यों खराब करेंगे? और वहाँ पे एक दूसरे देश में जा रहे हैं आप तो बिल्कुल आइसोलेटेड होंगे वहाँ पे, है ना? तो आप क्यों जाके आप ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे जहाँ पे लोग आपके खिलाफ हो? उनको तो ये साफ जाहिर पहले से पता होगा कि वहाँ के लोग जो है वो सपोर्टर्स है मोदी जी के, तो उनके बीच में जाके वो ऐसा कुछ कहेंगे जिससे कोई प्रतिक्रिया होगी उन पे, उसके बाद और भी कुछ सीन होगा। तो ये जो है सू जो है क्या बोलते हैं उसको, प्री प्लान जो है, जो ऐसा है, मुझको तो नहीं लगा कि प्री प्लान्ड है। दूसरी बात, ये जो कॉर्पोरेट मीडिया की बात कही गई जी, आजकल तो सभी मीडिया किसी न किसी कॉर्पोरेट की फंडिंग है, तो उसमें कि वो एक चैनल से वो दूसरे चैनल में जाते हैं, एक कॉर्पोरेट ओन्ड मीडिया से वो दूसरे कॉर्पोरेट ओन्ड मीडिया में जाते हैं, ये तो स्वाभाविक है। आजकल हम लोग जब बदलते हैं, कोई तो ऐसा कोई ओनर एडिटर कोई है नहीं जिसका कोई कॉर्पोरेट मतलब लॉबी नहीं हो। तो ये बात तो ये जो है प्री प्लान तो बिल्कुल नहीं था, मुझे नहीं लगा प्री प्लान है। वहाँ पे कुछ प्रोवोकेशन जो है हुआ था, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ऑर्गेनाइजर्स जो है वहाँ पे उन्होंने उसकी कड़ी निंदा जो है नहीं की। उनको वहाँ पे रोकना चाहिए था, उनके जो लोग थे उन पे रोक लगानी थी। कोई उस प्रकार का क्रिटिसिज्म नहीं हुआ। हमने सुना एक स्पोक्स पर्सन जो दिल्ली से गए थे, उन्होंने कहा वी आर वेरी सॉरी, वी आई पर्सनली अपोलोजाइज फॉर इट। अरे आपके पर्सनल अपोलॉजी से क्या होता है? बिल्कुल। ये एक ऑर्गेनाइजेशन का एक इवेंट था, ऑर्गेनाइजर्स को इसको एक बहुत बड़ा एक एम्बैरेसमेंट था, क्योंकि हमारा देश भी वहाँ पे जो प्रोजेक्ट हो रहा था कि कितना इंक्लूसिव है भारत, कितना टॉलरेंट है भारत, कितना महान है, और वहाँ पे आप थोड़ा भी क्रिटिसिज्म नहीं झेल पा रहे। और ऐसा भी नहीं था कि उनके सवाल में कुछ वो था कि वो प्रवोक करने वाले सवाल थे, बिल्कुल नहीं थे। अगर उन्होंने किसी से पूछा क्या आप खुद के पैसे से आए, तो उस महिला ने खुद ही कहा जी हाँ मैं अपने पैसे से नहीं आई हूँ। और जब वो कुछ और बोलने लगी तो उनको इंटरप्ट किया गया। तो ये बात है। नहीं, वही दो सवाल ही उठता है, जैसे आपने बिल्कुल सही बात बोली। इसमें जो कॉर्पोरेट हाउस की जो बात आपने कही, वही मैं जानता कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने इस पूरी घटना की निंदा की है, प्रस्ताव पारित किया और दोषियों को दंडित करने की मांग की है। लेकिन यह क्या है, इसके पीछे क्या है कि स्वयं उनके संस्थान ने इस खबर को चलाया नहीं, खबर तक नहीं दिखलाई। कंडेम करने के बाद तो छोड़ दीजिए जी। तो अगर इतना हावी है, तो अगर वहां के संचालक, वो संस्थान अपने कर्मचारी, अपने सदस्य, अपने वरिष्ठ पत्रकार की प्रतिष्ठा की इज्जत नहीं रख सकता, उसे बचाव नहीं कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में हम पत्रकार क्या करें? पर विनोद जी, ऐसा है कि हमने तो वही देखा, हमने तो हेडलाइंस टुडे का ही क्लिप देखा। हमने तो जो वो जिस संस्था को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो इंडिया टुडे ग्रुप है, हमने तो हेडलाइंस टुडे पर क्लिप देखा। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने उसको नहीं चलाया या उस दिन नहीं चली, उस दिन कोई खबर नहीं चली, नहीं, हो सकता है कि नहीं चली हो, पर ऐसा कुछ कि वो उसमें भी कोई प्री प्लान है। सिर्फ एबीपी ने खबर चलाई, हम लोग चले, उनके और किसी ने खबर नहीं चलाई। और सिर्फ जो है एडिटर्स गिल्ड ने ही नहीं प्रोटेस्ट किया, हमारी संस्था जो है ये महिला पत्रकारों की संस्था जो है इंडियन विमेन्स प्रेस कोर, हमने भी एक स्टेटमेंट इशू किया इसकी कड़ी निंदा जो है करते हुए कि ये जो हुआ है ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि इंडिया को प्रोजेक्ट करने वाली बात थी। उसमें जो है ऑर्गेनाइजर्स को इस टाइप के जो है लोगों को शामिल नहीं करना चाहिए था, जो इनफैक्ट भारत को, इनफैक्ट राजदीप सरदेसाई की वजह से इमेज खराब नहीं हुआ इंडिया का, उनकी उन जो लोगों की वजह से ये पूरा इमेज को एक डेंट पहुंचा है। यहीं पर सवाल था, एक आखिरी सवाल आपसे, फिर आप बनेगा, आपसे वापस आएंगे कि ये जो बातें आई कि उन्होंने कुछ सवाल पूछे जो एक पत्रकार के हैसियत से उनको पूछने का के नहीं जान के, क्या एक पत्रकार के हैसियत जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात आती है, अपने विचार रखने और दूसरों के विचार जानने का हक हमें नहीं है, चाहे कोई भी ओकेजन हो, कोई भी अवसर हो?
बिल्कुल हक है, बिल्कुल हक है। आप अपने विचार कैसे रखते हैं, अगर आपका बहुत एक एंटेगनिस्टिक स्टाइल है शुरू से ही, तो उसमें जो है प्रॉब्लम है। अब वीडियो क्लिप्स जो है मैंने भी देखा, और क्योंकि राजदीप का कुछ पृष्ठभूमि रहा है गुजरात को लेके, तो वो उसमें कुछ प्रॉब्लम रही होंगी, सपोर्टर्स के दिमाग में रही होंगी, क्योंकि कि ये हॉस्टाइल है, ये जो मीडिया पर्सन आया है ये जो मोदी के खिलाफ है, कुछ हॉस्टिलिटी है। पर जहां तक राजदीप के सवालों में मुझे लगा, मुझे तो बिल्कुल सामान्य सवाल लगे, मुझे तो ऐसा जो है कुछ भी नहीं लगा कि वहां पे कुछ एक पत्रकार के रूप में उन्होंने जो बातें सवाल पूछे, और वो क्यों करेंगे, क्योंकि सबका अपना एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है। जब आप देख रहे हैं कि भीड़ सारी जो उमड़ रही है वो सारे प्रो प्रधानमंत्री हैं और एक प्रो पर्टिकुलर पार्टी के सपोर्टर हैं, वो क्यों ऐसा कुछ कहेंगे जिसमें उनको कुछ चोट पहुंचे, ये तो मुझे नहीं समझ में आता। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी। अब हम सीधे नागपुर चलते हैं, वहां एक अत्यंत ही वरिष्ठ पत्रकार मनोहर अंधारे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो श्रमिक आंदोलन, पत्रकार संघ के रहे व अध्यक्ष हैं और श्रमिक आंदोलन से वो जुड़े रहे हैं और पत्रकारीय हित के लिए उन्होंने सारी जिंदगी अपनी लगा दी है। उनके पास हम चलते हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि आखिर उनके क्या रहे। अंधारे जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने ये पूरी घटनाक्रम को बहुत नजदीक से देखा और अभी इस मंच से जो विचार प्रकट किए गए उसे भी देखा। मैं आपसे, आप श्रमिक आंदोलन से जुड़े हुए रहे हैं, मैं आपसे सीधे जानना चाहता हूं कि क्या राजदीप सरदेसाई के कथित आचरण के कारण पत्रकारिता लांछित हुई, और क्या राजदीप सरदेसाई अपने पत्रकारीय दायित्व का निर्वहन कर रहे थे? विनोद जी नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा जी कि सिर्फ राजदीप सरदेसाई नहीं जी, भारत के सभी बड़े चैनल जितने हैं जी, वो सारे वहाँ कवर करने के लिए गए थे जी, और आज भी वहाँ पर हैं, कवर कर रहे हैं जी जी। एक बड़ा आश्चर्य होता है कि ये जो पत्रकार गए हुए हैं उनको हम जिम्मेदार माने या गैर जिम्मेदार माने, किसी के साथ ऐसी घटना नहीं होती जी, राजदीप सरदेसाई के साथ क्यों होती? तो ये मैं एक ऐसा मानता हूं कि ये हमारा आत्मविश्लेषण करने का अवसर है। जी जी। हम यदि किसी चीज को कवर करने जा रहे हैं तो हमारे व्यवसाय की जो नैतिकता है जी, उसकी जो मर्यादाएं हैं उसका पालन हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? एक मैं समझ सकता हूं कि भीड़ में किसी ने उनको उकसाया होगा, वो प्रोवोकेशन को यदि वहां पे बलि चढ़ जाते हैं तो इस प्रकार का सीन वहां क्रिएट होता है जी। ये राजदीप सरदेसाई के लिए भी ठीक नहीं है, ना हमारे देश के लिए ठीक है जी, ना हमारी पत्रकारिता के लिए ठीक है। मेरा तो मानना यह है कि हम यदि संयम के साथ में हमारी मर्यादाओं का पालन करते हुए किसी एक पक्ष के ऊपर में ज़्यादा ध्यान न देते हुए हमारी पत्रकारिता यदि हम करें तो शायद ऐसा अवसर किसी के ऊपर नहीं आएगा। इसीलिए मैंने ये कहा कि इतने सारे पत्रकार वहां जाने के बाद में व्हाई ओनली राजदीप सरदेसाई? चलिए, बहुत अच्छा सवाल। उससे ज्यादा एग्रेसिव पत्रकार जी वहां पर बैठे हुए हैं, अर्णव गोस्वामी वहां बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पत्रकार वहां बैठे हुए हैं। किसी के साथ इस प्रकार का हादसा नहीं होता है और राजदीप के साथ में ऐसा होता है। एक विषय मेरे जहन में जी, पत्रकारिता के दृष्टि से विचार करने योग्य है। अंधारे जी, लेकिन मैं इसके साथ में दूसरी बात ये भी कहना चाहता हूँ। जी जी जी, हाँ बोलिए। इसके साथ में दूसरी बात यह भी कहना चाहता हूँ, जी, यह बात यदि हिंदुस्तान में कहीं हो जाती तो उतना आश्चर्य नहीं लगता। जी, आश्चर्य मुझे इस बात का लगता है कि जो लोग अपना देश छोड़कर अमेरिका गए हैं, वहाँ पे अपना व्यवसाय कर रहे हैं, वहाँ कमाई कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअली वो ज़्यादा जिम्मेदार लोग माने जाते हैं, और उन लोगों ने इस प्रकार का व्यवहार राजदीप के साथ में करना, ये भी कोई एक समर्थनीय बात नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से हम ये कहते हैं कि हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है, लेकिन ये जिम्मेदारी कौन लेगा? सवाल यही है।
वहाँ के लोगों ने लेनी चाहिए थी या राजदीप ने लेनी चाहिए थी? बिल्कुल सही आपने इसका यदि हम लोग आत्मविश्लेषण करें जी तो मैं समझता हूँ कि हमको ज्यादा जिम्मेदार नहीं, आपने बड़ा- पत्रकार के रूप में होना जरूरी नहीं, है। बड़ा अच्छा हमें आपने पता नहीं हम कब किस वक्त किसके साथ में है, जी नहीं, ये आपने दो सवाल कौन उठाए, सी बहुत ही रिएक्शन आएगी ये भी हमें पता नहीं। हाँ, दो सवाल आपने बहुत अहम उठाए अंधार जी। राकेश जी, अभी अंधारे जी ने दो सवाल उठाए। एक तो राजदीप देसाई के साथ ही क्यों, वहाँ बहुत सारे पत्रकार लोग कुछ नाम भी गिनाए। दूसरा कि हम एक पक्षीय क्यों नजर आने लगते हैं। स्वाभाविक इसका उत्तर यह होता है, एक अनुभव के रूप में हम ये बता सकते हैं कि राजदीप देसाई बाहर निकलकर लोगों के बीच पहुंचे, वो अपने ड्यूटी कर रहे थे, कर्तव्य निष्पादन कर रहे थे। वो सामने आए, लोगों से पूछा। हाँ, आप उन पर यह आरोप लगा सकते हैं कि उन्होंने किसी खास मकसद से पूछा हो, वो एक रिपोर्टिंग को एक नया आयाम देना चाहते हो, किसी खास मोड़ पर ले जाना चाहते हो, यह हो सकता है। लेकिन वह भी तो उनके कर्तव्य का एक अंग है। क्या हमें, जैसे मैंने कहा, हमें अगर किसी अपने विचार रखने का हमें अधिकार प्राप्त है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में, तो हमें यह पत्रकार के रूप में यह जानने का अधिकार है कि आपके विचार क्या है। राजदीप देसाई क्या वहां अपने इस कर्तव्य, ये पत्रकारीय कर्तव्य का निष्पादन नहीं कर रहे थे? देखिए विरोध जी, इसमें हमें जी एक बड़ी जिसको हम कहते हैं कि एक लकीर खींच करके काम करना होगा जी। ये लकीर क्या है जी? मेरा प्रश्न, पहला सवाल ये बनता है राजदीप सरदेसाई कि राजदीप सरदेसाई वहाँ क्या खोजी पत्रकारिता करने गए थे? राजदीप सरदेसाई वहाँ कोई खोजी या इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करने नहीं गए थे। जब वो प्रधानमंत्री की यात्रा को कवर करने गए हैं अमेरिका में, तो निश्चित रूप से भारत अमेरिका संबंध और भारत के अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में वर्तमान प्रधानमंत्री की दृष्टि, इस पर सवाल खड़े होते हैं। गुजरात दंगों का सवाल न्यूयॉर्क की धरती पर उठाना क्यों, कौन सा प्रश्न एक भारतीय के रूप में यह आपत्तिजनक है। नरेंद्र मोदी वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में नहीं, 120 करोड़ भारत की जनता के प्रतिनिधि, वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। बिल्कुल बिल्कुल, ये नंबर एक। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि वहां पर जाकर के राजदीप सरदेसाई ने क्या किया। राजदीप सरदेसाई अगर वहां के लोगों से ये पूछते, अब वो दो आदमियों को पकड़ लाए जो मोदी विरोधी हैं, भरते न्यूयॉर्क की धरती पर, और फिर राजदीप सरदेसाई और उस व्यक्ति में क्या अंतर रह गया जिसने वहां के कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया है नरेंद्र मोदी पर। कोई ये हमें इन बातों को खाली इसमें बह जाना कि और ये बात कह देना कि वो वहां पर जाकर के अपनी पत्रकारिता कर रहे थे और एक कोई, अरे भाई आपकी गला काट प्रतियोगिता है टीवी जर्नलिज्म में, टीवी चैनल्स में, तो उसे आप अपने घर तक सीमित रखिए ना। हमारे देश की परंपरा है, अगर यूएनओ में या अमेरिका की धरती पर सीताराम येचुरी, नीलोत्पल बसु या कोई दूसरा नेता भी जाता है, कम्युनिस्टों का, मार्क्सवादियों का, या डी राजा भी जाता है, तो वहां जाकर वो भारत की विदेश नीति के विरुद्ध नहीं बोलता है। वो पूरे देश की प्रतिष्ठा का सवाल है। ये हमारे लोकतंत्र की प्रतिष्ठा का सवाल है। आप सिर्फ जिस लोकतंत्र की वहाँ अमेरिका में बात हो रही है, नरेंद्र मोदी ये बात कह रहे हैं कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आप उस लोकतंत्र की ही वहाँ पर जाकर के फजीहत कर रहे हैं। आप निश्चित रूप से आप पत्रकार हैं, मैं भी अगर उनकी जगह जाता, अब मैं जाता रहता हूँ, तो मेरा क्या कर्तव्य ये बनता, मैं जाके कि नरेंद्र मोदी कैसा आदमी है, दो आदमी काले कपड़े पहन करके खड़े हो गए, तो आप नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं। राकेश जी, मैं इस बात भारत की बात की। राकेश जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं और सभी लोग सहमत होंगे, हमारे सारे दर्शक भी, कि जब विदेश की धरती पर हमें तो अपने देश की प्रतिष्ठा का ध्यान रखना चाहिए। और जिस कार्यक्रम में गए वहां नरेंद्र मोदी ने, वह भारत के प्रधानमंत्री हुए। लेकिन एक सवाल फिर भी उठता है कि क्या वहां से प्रेस नोट की रिपोर्टिंग करने गए हैं? एक वरिष्ठ पत्रकार राजदीप देसाई जैसा पत्रकार, या हम आप कोई भी जाए, तो वहां के लोगों के विचार भी जानने की कोशिश हम करते हैं। किस रूप में किया, इस मुद्दे पर शायद बहस हो सकती है, लेकिन वो सिर्फ अगर हो तब तो वो जो सरकारी पीआईबी जो है सरकारी प्रेस नोट जारी करता है वो देते हैं। आप पहले से ही बायस्ड होकर के किसी से सवाल नहीं पूछ सकते। जी आपका नजरिया पता लगता है जब आप दो काले कपड़े पहने हुए लोगों को पकड़ के ले आते हैं।
जी। और उनसे कहते हैं कि बताइए नरेंद्र मोदी के बारे में, तो वहाँ पे आप किसकी फजीहत कर रहे हैं? भारत की कर रहे हैं ना। तो आपके जब आप देश की धरती पर होते हैं तो आप पूरे भारत के एम्बेसडर होते हैं। एक साधारण व्यक्ति भी होता है, तो ही वर्क्स एज एन एम्बेसडर ऑफ द कंट्री विच ही बिलोंग्स टू। ये आप हमें, चाहे पत्रकार हो, पत्रकार कोई सातवें आसमान से उतरी हुई चीज नहीं होती, या राजनीतिज्ञ भी कोई सातवें आसमान से उतरी हुई चीज नहीं होती। नहीं, ये मुद्दा ऐसा हो गया है, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जो परिभाषा है, उसे जिस रूप में हर बार जो उसके इंटरप्रिटेशन आता है, वो एक अलग बहस का मुद्दा है। विनोद जी, मैं आपसे एक बात, वहाँ अर्नब गोस्वामी भी है। अर्नब गोस्वामी से बड़ा कोई एंकर है हिंदुस्तान में इस समय? अर्नब गोस्वामी भी, अर्नब गोस्वामी कैसे सवाल पूछ रहा है? आप देखिए, अर्नब कैसे सवाल पर भी, अर्नब गोस्वामी के ऊपर भी बहुत आरोप लगे हैं। पिछली बार देखिए, जब हमारे डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक ने पाकिस्तान ने हाफिज सईद का इंटरव्यू लिया, तो पूरा विरोध करने वाले यही अर्नब गोस्वामी हैं, जो बाद में उनके प्रतिनिधि को वैदिक जी अपने घर से गेट आउट बाहर कर दिया। वो एक पक्ष ले लिया, उन्होंने बिल्कुल उनके खिलाफ गए, और उस समय ये बात सामने आई कि अर्नब का गुस्सा इस बात पर नहीं था कि एक जो है आतंकवादी जो है उसका इंटरव्यू ले गया, उनका गुस्सा इस बात पर था कि हिंदी का पत्रकार इंटरव्यू लेकर कैसे आ गया। ऐसा नहीं, अर्नब तो खुद हिंदी में बोलते हैं। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा, जानबूझ। और आपको एक बात बताऊं, एक क्षमा कीजिए, कल आप देखिए टाइम्स नाउ का कल का जो इंटरव्यू ले रहे थे अर्नब गोस्वामी, उसमें जो अमेरिका की नीति के बहुत बड़े बड़े लोग थे, बाद में उन्होंने स्वयं हिंदी में बोला कि वहाँ स्वागत होगा, वो उनका स्वागत करेंगे। जो बैठी हुई थी, मैं नाम भूल रहा हूँ इस समय, अगर आप देखिए वो चल रहा था, तो अर्नब गोस्वामी ने भी हिंदी में कहा, दिस इज द मैटर ऑफ द प्राइड फॉर द कंट्री। हिंदी में हम लोग जहाँ बैठे, ऐसा हिंदी के प्रति आग्रह। विनोद जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा। देखिए, अर्नब गोस्वामी सड़क पे उतर के लोगों से इंटरव्यू ले रहा है। वाइस प्रेसिडेंट इतने बड़े चैनल का राहुल कंवल थे, उनका काम था रिपोर्टिंग करना, इनका काम नहीं था कि रिपोर्टिंग करना जाना। फिर आप किसी से सवाल पूछते हो तो आप अपने व्यूज उसमें जोड़ोगे, अपने व्यूज के हिसाब से राजदीप ने, देखिए ये इसमें बहुत प्रॉब्लम है, इसमें बहुत आप लोग इसको बहुत ही एक बहुत ही नैरो दृष्टिकोण से देख रहे हैं। एक तो ये आप व्हाट नैरो, व्हाट यू वांट टू से, नॉट एट ऑल, नो व्हाट यू वांट टू, नो व्हाट यू मीन बाय दिस, आई एम सेइंग नैरो, नो इट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। I object. You take an objection, you take an objection, I still have a right to say what I have to say. No, narrow, no. I'm going to explain. Okay, you have a very broad-minded approach to the whole thing. Okay, except you have a very broad-minded approach to the whole thing. The thing is that आप अगर वहाँ पे जा रहे हैं तो आप अपने जो कंट्री के जो है एम्बेसडर बन के नहीं जा रहे। कोई भी अगर पत्रकार जा रहा है तो वो न तो वो बीजेपी रिप्रेजेंटेटिव बन के जा रहा है, न ही वो इस कंट्री का एम्बेसडर जो है बन के जा रहा है। ये बात आप लोग भी जो है जर्नलिस्ट है, यू शुड ऑल्सो नो कि हम वहाँ पे जो इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में जा रहे हैं। और जहाँ तक वीडियो क्लिप्स जो है देखने का सवाल है, हमने भी देखा, उन्होंने ऐसा कोई एंटी नेशनल या एंटी जो है पेट्रियोटिक काम जो है नहीं किया। और ये क्या सवाल है कि अर्नब के साथ नहीं हुआ, इनके साथ क्यों हुआ? ये भी कोई बात है? किसी के साथ वायलेंस होता है, किसी के साथ क्यों नहीं होता है? इसमें कोई लॉजिक है? ये कोई लॉजिक? राहुल कंवल क्यों नहीं कर रहे थे? ये क्यों कर रहे थे? वो तो उनकी ऑर्गेनाइजेशनल इश्यू है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं मैडम। नहीं मैडम, वहां गए थे, कोई अमेरिकन सेनेटर से बात करते, कोई अमेरिकन कांग्रेसमैन से बात करते, बात समझ आती। नहीं, वो सब मतलब दिस इज नॉट हिज जॉब। Who are we to decide it? Who are we to decide who will be interviewed? Who are we to decide? कौन तय करेगा ये? तो तत्कालीन समय पर इस पर फिर हम आएंगे। ये कोई बात है? थोड़ा आगे बढ़े, अब हम आगे बढ़ते हैं। राजदीप सरदेसाई की इस कथित हरकत से पूरी की पूरी पत्रकारिता शर्मसार है। लेकिन ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कुछ पत्रकारों के चलते पत्रकारिता की नैतिकता पर सवाल उठ चुके हैं। देखते हैं एक खास रिपोर्ट। न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर के बाहर मोदी समर्थकों के साथ राजदीप सरदेसाई की झड़प ने पत्रकारिता की नैतिकता पर ही सवाल उठाए हैं। हमेशा दूसरों की कार्यशैली पर सवाल खड़े करने वाले पत्रकारों की नीयत पर भी अब सवाल उठ रहे हैं।
लेकिन राजदीप अकेले ऐसे पत्रकार नहीं हैं जिन पर ऐसे आरोप लगे हैं। तरुण तेजपाल पर लगा बलात्कार का आरोप, पल भर में मिट्टी में मिली साख। अपने स्टिंग ऑपरेशन से अच्छों की साख मिट्टी में मिला देने वाले तरुण तेजपाल की हरकत ने उनकी साख भी मिट्टी में मिला दी। एशिया के सबसे ताकतवर पत्रकारों में शुमार रहे तेजपाल पर बलात्कार का आरोप लगा। गिरफ्तार हुए जी न्यूज के संपादक, पैसे लेकर खबर रोकने का आरोप। भाई साहब, ये सुभाष से बात नहीं हुई क्या? मीडिया की निष्पक्षता पर उस वक्त भी सवाल उठे जब जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी और जी बिजनेस के एडिटर समीर आलूवालिया को गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस नेता और उद्योगपति नवीन जिंदल ने इन दोनों पर एक खबर रोकने की एवज में 100 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया। लेके छापा नहीं, जी ने उसको दिखाया नहीं, कहीं ना कहीं तो सुधीर भाई कुछ ना कुछ बात होगी। सवाल उठता है कि दूसरों को नैतिकता का पाठ सिखाने वाले पत्रकारों की समाज के प्रति कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। तो सवाल यह भी कि नैतिकता की दुहाई देने वाले स्वयं कितने नैतिक, ये एक अहम सवाल इस पूरे राजदीप सरदेसाई के प्रकरण से वो भी उठ खड़ा हुआ है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बात तेजपाल की भी आई, बाद एक अन्य चैनल संस्थान की बात आ गई जिसके दो संपादक गिरफ्तार हुए थे, वहां भी मुद्दा नैतिकता को उठता। बहरहाल राजदीप सरदेसाई के मामले को हम आगे बढ़ाते चलते हैं। हम मुंबई चलते हैं जहां वरिष्ठ पत्रकार प्रताप थोराट हमारे साथ मौजूद हैं। हम उससे राय लेते हैं। थोराट जी, अभी आपने इस पूरे प्रकरण पर जो इस मन से विचार प्रकट हुए उसे आपने सुना होगा। यहाँ एक सवाल यह आ गया कि पत्रकारों की नियत की, और इसे सीधे कहें तो राजदीप सरदेसाई के ऊपर आरोप लगा कि उनकी नियत क्या थी। वो क्या पत्रकारीय दायित्व का निष्पादन कर रहे थे ईमानदारी से, या फिर किसी खास एजेंडे के साथ वो वहां सवाल पूछा जिसके कारण ये सारा की सारी घटनाएं जो हम ये बोल रहे हैं कि पूरी की पूरी भारतीय पत्रकारिता के लिए शर्मसार है। इस विषय में हम आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि इस पूरी घटना के लिए क्या राजदीप सरदेसाई जिम्मेदार हैं, या फिर वहां एक प्रायोजित भीड़ ने जानबूझकर ऐसा कुछ किया कि ताकि उनका अपमान हो, उनके साथ बदसलूकी की गई? थोराट जी। एक बात है जी कि मैंने टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पूरा डिबेट में नहीं सुन पाया। मैं माफी चाहता हूं उसके लिए। हाँ। तो कुछ बातें छूट भी गई। एक बात है कि राजीव हो या अर्नब हो या और कोई पत्रकार हो जी, इस पर मैं ABC के बारे में बात नहीं करूंगा। ये इंसिडेंट है, एक मैं ब्रॉड पर्सपेक्टिव में मैं लेना चाहूंगा जी। एक उसकी पत्रकारिता की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कभी भी किया नहीं जा सकता। ये पहली बात है। हर पत्रकार सोच ले और दूसरे भी पत्रकारिता से डील करने वाले लोग सोच ले। उनको जिस ढंग से जानना चाहते हैं वो लोगों से, वो उनका अधिकार है। राजीव का अगर अधिकार है या कोई भी एंकर का, कोई भी रिपोर्टर का अधिकार है। लेकिन दूसरी में बात होती है कि फिर आप डील कर रहे हैं रास्ते पर के आम आदमी से। तो रास्ते पर का जो आम आदमी है ना, तो बहुत ही डेमोक्रेटिकली एनलाइटेंड होगा, ऐसा आपको मानने की जरूरत नहीं। फिर आप अगर रास्ते पर उतर आए तो रास्ते पर जो होता है वो आपके साथ होगा, इसकी तैयारी आपके पास चाहिए। दूसरी बात है, ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी के लोग हैं। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी से पत्रकार गया है और वहां ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी है, वहां जो लोग रहते हैं। तो अगर एक बात लोगों के दिमाग में आती है कि अमेरिका का आदमी बहुत ही एनलाइटन होता है, तो ये अपने आप में गलतफहमी है। मैंने कुछ अमेरिका की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कवर की है और वहाँ 5-5, 6-6 महीने रहकर कवर की है जी। तो बहुत ही जो रेडनेक अमेरिकन है ना, उसकी लेवल का तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि एवरेज वहाँ का भारतीय आदमी, भारतीय इंसान बहुत ही एनलाइटेंड है डेमोक्रेसी के बारे में। ये एक बात, वहाँ का रेडनेक अमेरिकन की बात कर रहा हूँ। और वहाँ के जो हमारे जो लोग हैं, भारतीय मूल के लोग जो वहां जो है जी, अभी भारतीय मूल के लोग किस तरह से गए हैं, ये थोड़ा आप
आंखें खोलकर देखिए, उनकी बहुत ही ज्यादा, सब कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है, सब कोई मेडिकल वाले, वो हाईली ट्रेन प्रोफेशनल नहीं है लोग। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि किसी मॉल में काम करने वाले लोग वहां इंपोर्ट किए गए हैं, जो कि लोगों को चोरी छुपे रास्ते से भी लिया जाता है, बाद में उसकी पीढ़ी आगे बढ़ के, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसे लोग अगर कोट सूट पहनकर रास्ते पर आ गए तो उनके साथ, उनके पास से आप बहुत बड़ी आशा अपेक्षा नहीं रख सकते डेमोक्रेसी के बारे में, जो कि पहली बात है कि रेयर अमेरिकन के पास नहीं है जी। दूसरा, अगर ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी अमेरिका कहता है, लेकिन उन पर संस्कार भी क्या होता है जी। इराक में अमेरिका ने सिविलियन 1.25 लाख से ज्यादा सिविलियन मारे हैं जी। अमेरिकन डेमोक्रेसी का आप ये देखिए, अमेरिकन डेमोक्रेसी ने, उनके लीडर्स ने हमेशा मिलिट्री जनता, मिलिट्री लीडर्स का यहाँ डेमोक्रेसी का मर्डर किया गया है, ऐसे देशों को बहुत उन्होंने सहायता की है, या तो ऐसे देशों के साथ ही उनका गठबंधन ज्यादा है जी। तो अमेरिकन डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी बात आप ना करें। एक आपको दूसरी 2 बातें होती, राजीव सरदेसाई हो या अर्नब गोस्वामी हो, उनको अधिकार है जो भी जान लेना चाहते हैं, लेकिन ये रिस्की काम है, क्योंकि आम आदमी से आप डील कर रहे हैं, तो जो आपको होगा, आपको तैयार रहना चाहिए, उसके लिए आपको तैयार होना चाहिए, फिर कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमको भी इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। हमारे जो एंकर्स है यहाँ, या तो शाम का जो 8 से 10 बजे का समय है भारत में, आप ड्राइंग रूम में जाकर सर्वे लीजिए कि हमारे मिडिल क्लास या एनलाइटेंड क्लास भी, उनके रिएक्शन क्या है पत्रकारों के लेवल के बारे में। वो कहते हैं कि 8 से 10 बजे मच्छी बाजार ही होता है। ये मच्छी बाजार होना, इसके लिए भी हमको इंट्रोस्पेक्शन करना है, हमको मच्छी बाजार वहां नहीं करना, क्योंकि हमारे जो एंकर होते हैं वो तो भाषण झाड़ने के लिए बहुत बार आते हैं, इतना भाषण झाड़ने की जरूरत नहीं है। और अगर भाषण भी आपको अगर 2-4 सेंटेंसेस भी बोलना है, क्योंकि जो सामने वाला आदमी है, गेस्ट है या एक्सपर्ट है, उसको उससे आपको निकालना है, जो बातें करनी, जो निकालनी है उससे, तो आपको इतना ही काम करना है। तो भाषण झाड़ने वाली बात लोगों को पसंद नहीं आती। और अगर आप भी जो बोले ना, तो आप अभ्यास से प्रकट हो जाइए। अभ्यास आपको करना पड़ेगा, बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों का आपके बारे, आपके नहीं, हम पत्रकारों के बारे में बहुत बड़े नॉलेजेबल लोग हैं, ऐसा उनका इंप्रेशन आज नहीं है एनलाइटन इंडियन सिटीजन्स में। उसको आपको देखना पड़ेगा जी, बहुत ही गंभीरता से उस चीज को लेना पड़ेगा। चौथी बात ऐसी होती है कि आप जब एक आध कोई एंकर होता है, भाई टॉलरेंट होता है क्या वो? वो 1 या 2 मिनट लेगा, 1 मिनट लेगा सवाल पूछने के लिए, और उसके बाद उस सवाल का जवाब देने के लिए अगर कोई आता है तो उसको 10 सेकंड या 20 सेकंड में तोड़ देगा। तो ये क्या बात है? ये कहाँ की पत्रकारिता हुई? ये पत्रकारिता, मैं भी 45 साल से पत्रकारिता डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा जी, मैंने आपने अच्छी बातें बताई, जो मैंने आपने यह सवाल खड़ा किया है, ये आम लोग, हाँ नहीं, आम लोग, वो आपने जो सवाल खड़ा किया है कि आम लोग, जो आपने कहा मध्यम वर्गीय जो मिडिल क्लास है, हम पत्रकारों के बारे में, हमारी बौद्धिकता के बारे में, हमारे ज्ञान के बारे में, हमारी निष्पक्षता पर संदेह प्रकट करता है। वोट है, मैं अभी जो मुद्दा है, जो हम लोग जिस पर चर्चा कर रहे हैं, मध्य कि मेडिसन स्क्वायर में जो कुछ हुआ, क्या आप इसके लिए राजदीप सरदेसाई को दोषी मानते हैं? क्या होता है, बहुत बार अपने पास एडिटर वर्जन आता है जी, डायरेक्टली हम नहीं देख पाते, जो एडिटर वर्जन आता है, जो जानकारी अभी हमारे पास उपलब्ध है। एक तो बात है कि किसी राजदीप को अधिकार है वो लोगों से रिएक्शन जानने का, अगर वो आम आदमी से रिएक्शन जानने के लिए गए तो उनको अधिकार है। एक उस पर जांच जो होनी चाहिए, कोई भी उनका एजेंडा क्या था, उस पर आपको जांच करनी है तो करिए। दूसरी बात है, राजदीप की अगर केस आप ले, तो मोदी गवर्नमेंट सत्ता में आने के बाद राजदीप को किसी चैनल से हटाया गया, तो ऐसा नहीं कि बहुत तो वो अनबायस व्यू से जाएगा अमेरिका जी, तो उनका भी कुछ एजेंडा हो सकता है, क्योंकि ये ह्यूमन एंगल रहते हैं, तो अच्छे है या बुरे है वो बात अलग है। लेकिन एक गवर्नमेंट का बदल होने के बाद अगर एक किसी एंकर को या किसी जर्नलिस्ट को हटाया जाता है तो उसके मन में तो खटास होती है। अभी खटास आपको बिल्कुल भी निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन क्या ह्यूमन एंगल बहुत बार आते हैं, उसकी खोज आपको लेनी है।
दूसरी बात ये होती है जी कि आपको थोड़ी जो आप बाहर गए हैं उनसे जानने का तो अधिकार है। फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में कॉम्प्रोमाइज मैं तो कभी नहीं करना चाहता, लेकिन क्या होता है कि कुछ तो जो भी नॉर्म्स है, नॉर्म्स का पालन करना ही पड़ता है। जैसे कि वहां अगर मोदी गए हैं, लोगों का मूड क्या है, उस मूड के हिसाब से करिए, नहीं तो स्पॉइलर गेम अगर आप होगे तो एकदम थोड़ी रिएक्शन वाइड तो आ जाएगी और जो करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपको पूरा अधिकार है, अगर एडवर्स रिएक्शन है मोदी के बारे में एडवर्स रिएक्शन है तो भी आपका हक होता है वो एडवर्स रिएक्शन जानने का। वो पत्रकार अनिल जी अभी दो बातें थोड़ा चीजें गई, उसमें जो गंभीर बातें आई कि आम लोगों के दिमाग में आज जो विचार आ गया हम लोग के प्रति जो आ गया है, ये हमारी बौद्धिकता पर भी सवालिया निशान वो लगाते हैं। ये नहीं जानते कि हम पत्रकार तो सब कुछ जानते ही हैं, और हमारी निष्पक्षता पर भी सवाल। उन्होंने थोड़ा जी बिल्कुल सही कहा कि ये चर्चा तो होती है और इस स्थिति के लिए शायद दोषी हम स्वयं हैं, हमने ऐसा किया है। लेकिन इस मामले जैसे अभी चर्चा चली कि अब नैतिकता पर बहस करने का या भाषण देने का अधिकार किसे है। जैसे अभी दो उदाहरण सामने आए, अभी एक दूसरे संस्थान के संपादकों की गिरफ्तारी की बात आई, उस पर ज्यादा हम टिप्पणी इसलिए नहीं करेंगे कि मामला सबजुड़ी से है वो, लेकिन सवाल तो है। एक लाइन में कहूंगा नरेंद्र जी, उसके बाद आप बोलिए। जी जी। जब हम राष्ट्रपति हों या प्रधानमंत्री हों, जब हम इनको कवर करने के लिए जाते हैं तो वीजा हमें काहे के लिए मिलता है मुझे बताएं। जो राजदीप सरदेसाई गए थे तो वीज़ा इसलिए लेकर, उनको वीज़ा इसलिए दिया था ना अमेरिका ने कि वो प्रधानमंत्री की यात्रा कवर करने जा रहे हैं। वहाँ जा कर के अगर आप भारत की अंदरूनी राजनीति की बात करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, राजलक्ष्मी जी ने जो बात कही थी और थोरट जो भी बात कह रहे हैं कि पत्रकार को पूरा अधिकार है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निश्चित रूप से उस पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं हो सकता हमारा। मैं यहाँ बता दूं, आपने जो बातें कही, लेकिन विनोद जी देखिए, विनोद जी प्रधानमंत्री की यात्रा आप कवर करने जा रहे हैं, आपको वीजा जिस वो देश देगा। मैं यहाँ थोड़ा मैंने आपको जानकारी दे दूं जी कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ जो पहले पत्रकार जाते रहे मैं अभी होके आया हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं अभी वियतनाम मैं जिस बात बता रहा हूँ वो सुन लीजिए। वो सरकारी खर्च पर सरकार के साथ गए। नहीं, ये गलत है। अमूमन देखिए, प्रधानमंत्री इस बार पहली बार हुआ कि नरेंद्र मोदी नहीं ले जा रहे, कोई सरकारी खर्च नहीं। एक मिनट, कोई सरकारी खर्च नहीं। अरे सुनिए ना, मैं गया हूँ प्रधानमंत्री जी के साथ, कोई सरकारी अटल जी के साथ मैं अमेरिका गया था, जाते थे हमेशा, कोई सिवाय प्लेन में जाने के बाकी सारा खर्चा आपको अपना करना है। अच्छा विनोद जी, आपकी कंपनी को करना है। ये गलतफहमी है, ये गलतफहमी है। बल्कि इस बार वियतनाम में जब मैं था तो देवेंद्र प्रधान थे, वो कह रहे थे अरे आप कहाँ रहे, दिखाई नहीं दिए। भर्तृहरि मेहताब थे, सुप्रिया सुले थी, जैसे आपने बोला कि विमान का खर्च सरकार ने दिया, इस अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल में, वो उनकी मर्जी है। नहीं, ये खत्म हो गया। वो जाने उनका काम जाने, ये नरेंद्र मोदी जाने उनका काम जाने। लेकिन यहाँ सवाल ये है जो मैं एक लाइन बात कहना चाह रहा था कि आपको विशेष उद्देश्य के लिए वीजा दिया जाता है, आप वहाँ जाके गुजरात की राजनीति डिस्कस करेंगे। इस पर हम चूंकि अभी थोड़ा जी हमारे साथ हैं, उन्होंने अमेरिका में बहुत दिनों तक रह के इलेक्शन में कवर किया, उन्होंने बातें बताई। अब थोड़ा जी बजे आप जरा ये फिर से मुझे बहुत अच्छा कुछ बताया, थोड़ा ये बताने की कोशिश करें हमें कि क्या थोड़ा जी कि क्या इस पूरे मामले में क्या कहीं वैसी सरकारी बाध्यता थी पत्रकारों के पास या राजदीप सरदेसाई के पास कि वे सिर्फ जो ऑफिशियल वर्जन है, उनके जो यात्रा का विवरण है उसे दे और अपने कोई विचार नहीं रखे? ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा कब होता है? हाँ, मैंने थोड़ा जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। एक बात है जी, अगर आपको अगर सरकारी ही एंगल से कवर करना है तो आप सिर्फ पीआईबी को लेकर जाइए, दूसरे पत्रकारों को लेकर ना जाइए जी, ये बात होती है। दूसरा कि पत्रकारों का अधिकार है, उनको जो देखना है वो कवर करने गए हैं, तो कवर करने गए तो कवर तो कोई सीन सीनरी कवर करने नहीं गए हैं। लोग क्या चाहते हैं, जिंदा लोग हैं, उनके जो विचार क्या है, वो क्यों आए हैं या क्या चाहते हैं, व्हाट इज रिएक्शन क्या है आम आदमी के, वो देखना चाहते हैं।
तो उनका अधिकार है। और अगर सिर्फ प्रधानमंत्री के बारे गुडी वाली उस पर रोक, थोड़ा क्या संयम से अगर वो कवर कर ले, संयम की बात होती है, यानी संयम और सभ्यता पत्रकारी यानी जर्नलिज्म करते समय संयम अपनी जगह है, बाध्यता तो कोई नहीं है, कोई बाध्यता तो नहीं है। और हमारी सुसंस्कृतता के साथ नहीं, बाध्यता नहीं है, कोई बाध्यता नहीं। अगर एक होता है कि बहुत सारे चैनल्स या बहुत सारे पत्रकार अभी वो अपनी कंपनी के मीडिया कंपनी के खर्चे से जाते हैं, कोई सरकार देता नहीं। मैं जहां तक मैं जानता हूँ वो पहले वाले दिन गए कि जहाँ के स्पॉन्सर टूर्स होते थे, अभी वो नहीं है बात। और दूसरी बात है कि अगर आप पत्रकार को लेना चाहते हैं ना, तो फिर आपके पास ये सिर्फ बखर लिखने वाला नहीं ले जा सकते, सिर्फ बखर नहीं, उसकी एडवर्स रिएक्शन भी वो लेकर जाएगा। क्या होता है कि भारत के बारे में क्या सोचते हैं, या कि हमारे एनआरआई हमारा जो बदलाव हो गया है सरकार में, तो हमारी सिस्टम में उसके बारे में भी क्या उनकी रिएक्शन है। जी इस पर आपत्ति किसको आपत्ति? एक बात मैं कह रहा हूँ, हम तो मैं आपने बड़ी अच्छी बात करी थी कि नैतिकता पत्रकार की, माफ करिए, इनमें से कुछ पत्रकार नीरा राडिया केस में सत्ता के दलाल बन के उभरे हैं। अब वो भी मामला है, और आप कौन सी पत्रकारिता की बात कर रहे हैं? देखिए ऐसा है कि कौन कितने पानी में है, कौन क्या जो गवर्नमेंट को हम लोग देखिए क्या स्थिति ये है, सब बिल्कुल सही है स्थिति, ये नहीं कि दूर के दूल्हे सभी नहीं है। लेकिन अभी हम चर्चा हमारे साथ एक राजलक्ष्मी को मैं एक बात बताता हूँ, भवानी प्रसाद मिश्र की एक कविता है, अरे भाई कोई है जिसकी जिंदगी दूध की धोई है, और दूध क्या किसी का धोबी है, हो तो भी नहीं है। बिल्कुल। अरे ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। पर हम एक डिस्टिंक्शन रखते हैं, हम एक अलग अलग लेवल का डिस्टिंक्शन रखते हैं। ये अरुण तेजपाल जी ने जो किया, नहीं अब चूंकि हमारे पास समय का अभाव है, हमारे पास समय का अभाव, राकेश जी अब हमारे पास समय का अभाव है। अभी हम सीधे चलते हैं नागपुर, जहाँ अत्यंत ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मनोहर अंधारे जी मौजूद है। एक बार फिर अंधारे जी के पास है। अंधारे जी, आपने भी ऐसे बहुत सारे कवरेज किए हुए, बहुत सारी जगह गए, देश विदेश में जाकर आपने देखा है। अब ये जो नया मुद्दा उठा है कि हम प्रधानमंत्री के कवरेज के लिए गए हुए हैं, तो क्या हमारे लिए एक फिक्स एजेंडा होगा या फिर वो एजेंडा हम स्वयं निर्धारित करेंगे? इस विषय में हम आपकी राय जानना चाहते हैं। मैं इस बात से सहमत हूँ जी कि यदि हम प्रधानमंत्री को कवर करने के लिए जा रहे हैं जी, तो हम भूमिका बना कर न जाएं। जो दिखाई दे रहा है कि किसी स्टूडियो में बैठकर राजदीप सरदेसाई चर्चा करवा रहे हैं जी, और उसमें किसी न किसी प्रकार से मोदी को गिल्टी ठहराना चाहते हैं। वो चर्चा है, स्टूडियो में की चर्चा है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन आप लोगों के बीच में जब हैं और लोगों से आप रिएक्शन वहां पर ले रहे हैं और आप खुद पहले आपा खो रहे हैं, तो आप पत्रकार नहीं हैं। आप स्वयं कहीं ना कहीं इतने बड़े अहम को पाले हुए हैं जी कि उस समय यदि आपा नहीं खोते तो शायद लोग भी आपको कुछ नहीं कहते। जी। आपने आपा खोआ, इसलिए लोगों ने आपा खो दिया। नहीं बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। स्थितियाँ यही बनती है जी कि वेद प्रकाश वैदिक का उदाहरण आपके यहाँ अभी चर्चा में आया जी। मैं आज भी नहीं समझ पा रहा हूँ जी कि वेद प्रकाश वैदिक को हाफिज सईद से जाकर मिलने की जरूरत क्या थी? कोई जरूरत नहीं थी, उनका कोई असाइनमेंट नहीं था। सही है। किसी अखबार के लिए वो काम नहीं कर रहे थे। जी। इसके बावजूद वो पत्रकार के नाते वहां गए हैं। इसका मतलब यह है कि उनके भीतर का जो पत्रकार है वो ये दिखाना चाहता है कि मैं पत्रकार हूं और मेरा किस काम के लिए उपयोग हो सकता है। बहुत धन्यवाद। जिसका किसी का संबंध होगा उसने यहाँ से संकेत ले लेना चाहिए। जी बहुत धन्यवाद अंधारे जी, बहुत धन्यवाद आपका। तो आज चूंकि हमारी चर्चा का समय खत्म हो गया, हम इस चर्चा को विराम देते हैं। लेकिन जो बातें सामने आई यह कि अगर हम एक पत्रकार के रूप में अगर किसी की आलोचना करते हैं तो हमें आलोचना सहने की भी शक्ति मादा रखना होगा। और दूसरी बात यह जो आरोप हम पर लग रहे हैं सारे, बड़ी अच्छी बात कही
हमारे वहाँ प्रताप थोराट जी ने कि हम जो पक्ष में बढ़ जाते हैं, तो आज हमारे विषय में जो आम धारणा आम लोगों के बीच में है वह कोई बहुत प्रशंसनीय नहीं है। उसका कारण जो मैं समझता हूं कि हमारी भूमिका एक पत्रकार के रूप में, हमारी भूमिका जो रेफरी की होनी चाहिए, जो सही और गलत का निर्धारण करे, उसकी जगह हम पत्रकार आज दुखद रूप से कुछ अपवाद छोड़ दे तो हम रेफरी की जगह आज हम गोलकीपर की भूमिका में आ गए हैं। पक्ष विपक्ष में बंटकर हम बचाव करने लगे हैं, महिमा मंडित करने लगे हैं। ये सारा दोष है, इस पर हमें आत्मचिंतन करने की जरूरत है, अपने गिरेबा में झांकने की जरूरत है। अन्यथा एक दिन वैसा आ जाएगा कि सचमुच आज तो शुरुआत हुई है, हम आम जनता की नज़र में, समाज की नज़र में, देश की नज़र में इतने अविश्वसनीय बन जाएंगे कि हमारे शब्दों पर, चाहे वो मुद्रित शब्द हो या बोले गए शब्द हो, उन पर कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन इसलिए पत्रकारीय विश्वसनीयता की रक्षा करने के लिए जरूरी है कि यह जो मुद्दा अभी सामने आ गया, इस पर एक राष्ट्रीय बहस हो, जो हम कर रहे हैं, और उसके बाद इस निष्कर्ष पर जो पहुंचे उस पर सभी पत्रकारीय बिरादरी अमल करे। क्रेडिबिलिटी इज द करेंसी ऑफ मीडिया। बस इसी के साथ आज हम इस समाप्त करते हैं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी, राकेश जी, राजलक्ष्मी जी, थोड़ा जी, अंधारे जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए। कल हम फिर मिलेंगे इसी समय राजचक्र में एक नए मुद्दे के साथ, नए अतिथि विशेषज्ञों के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।